हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक क्या, पहली बार आए हैं तो पहली बार बातचीत होगी। वैसे तो मैं उतना ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छा बताऊँ। आज अपन लोग बात कर रहे हैं वेव के ऊपर। वेव कह दीजिए, रे कह दीजिए। आज अपन लोग बात कर रहे हैं लाइट के ऊपर। लाइट, सबसे पहले अपन लोग समझेंगे कि लाइट के लिए रे कहा न्यूटन साहब ने। उसके बाद हाइगन्स साहब आए, उन्होंने बताया कि वेव नेचर भी होता है। फिर आए हैं अपन के थॉमस सर ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, लाइट सिर्फ वेव ही है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के गॉडफादर हम कहते हैं जिन्हें, सर आइजैक न्यूटन। 70 सेंचुरी की बात है, 1670 सेंचुरी के बीच में आइजैक न्यूटन साहब बहुत बड़े फिजिसिस्ट बन चुके थे। वो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि लाइट एक रे है। रे मतलब जो वो सिंपली सपोर्ट करते थे रेक्टिनियल मोशन ऑफ लाइट के लिए, कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, ना इस साइड ना उस साइड, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहती, सीधी चलती रहती है। तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए इसके बारे में, और ऐसे नहीं कि सिर्फ वो थ्योरी ही कह रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रूफ्स भी दिए। और सबसे फेमस थ्योरी है उनकी इस बारे में, न्यूटन्स की कॉर्पस्कल्स थ्योरी, जिन्हें जो बाद में पब्लिश भी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग कि जो भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता हो या फिर जो ग्लो करता हो, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता है, जैसे कि उन्होंने कॉर्पस्कल्स कहा। वैसे ही जैसे टाइगर मूवी में सलमान खान लास्ट सीन में मिनी गन लेके धड़ धड़ करके आया था ना, सेम टू सेम कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जब ग्लो करता है तो ऐसे ही धड़ धड़ करके कॉर्पस्कल्स उससे निकलते हैं। ये थ्योरी उन्होंने सजेस्ट की। वैसे तो कॉर्पस्कल्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जो है कॉर्पस्कुलम। कॉर्पस्कुलम का मतलब ही होता है छोटा। और कॉर्पस्कल्स के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि कह सकते हैं हम कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ पार्टिकल्स थे। न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग वो तब लाइट की स्पीड की डिस्कवरी नहीं हुई थी कि लाइट कितनी स्पीड में चलती है, फिर भी उन्होंने बताया कि वो कॉर्पस्कल्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो कॉर्पस्कल्स है वो अपन की विजिबल देख नहीं सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। वो सिर्फ तभी दिखाई पड़ते हैं या फिर जब दिखते हैं, जब वो हमारी आँखों में पड़ते हैं, उन्हीं की वजह से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। और इन्होंने और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स दिए इसके बारे में, लेकिन वो हमारे टॉपिक का विषय नहीं है। इन्होंने काफ़ी अच्छे, ऐसा कहा जाए कि कुछ ऐसे टॉपिक जो उन्होंने खुद ही जनरेट किए थे वो अच्छे से समझा दिए, जैसे कि अपना रिफ्लेक्शन। उन्होंने बताया कि जो कॉर्पस्कल्स हैं वो एक पॉलिश सरफेस से टकराते हैं और बाउंस बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी समझाया। रिफ्रैक्शन को कुछ इस प्रकार समझाया, जब भी कोई लाइटर ऑब्जेक्ट डेंसर ऑब्जेक्ट में जब भी कोई लाइट या लाइट की रे किसी लाइटर मीडियम से होते हुए डेंसर मीडियम में जाती है, तो उस लाइट के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो उस डेंसर मीडियम के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कभी उस पर्टिकुलर मीडियम की तरफ बेंड हो जाते हैं या फिर उसके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी उन्होंने दोनों ही बहुत बखूबी समझा है। तीसरा उन्होंने शैडो फॉर्मेशन की, जब भी कोई पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी शैडो को बनती है, ये भी उन्होंने बखूबी समझाया। लेकिन अभी भी वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे टॉपिक्स को अभी भी नहीं समझा पा रहे थे। तो अब दौर आता है 1678 का। 1678 में वैसे तो बहुत साइंटिस्ट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग थ्योरी कहा जाए जिन्होंने दी थी वो थे क्रिश्चियन हेगन्स। कुछ लोग इनका नाम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, हमें ये तरीका अच्छा लगा और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, क्रिश्चियन हेगन्स। तो इनका दौर आया। ये उस टाइम पर उतने पॉपुलर साइंटिस्ट थे नहीं जितने आइजैक न्यूटन थे। तो इन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो लाइट थी वो रे से ज़्यादा वेव नेचर ज़्यादा शो करती थी। इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव थी। इनने अपना एक काफ़ी अच्छा प्रूफ भी दिया था एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कोई गेट बंद कर दें, दीवार है, गेट हमने बंद कर दिया और कोई बंदा गेट के इस साइड से कुछ बोले,
तो लाज़मी है कि आवाज़ उस साइड तक आराम से चली जाएगी। क्यों? साउंड एक वेव है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लाइट के केस में देखें कि जब भी एक छोटे से पॉइंट से सनलाइट आती है तो भी एक पर्टिकुलर सीधी सीधा पैटर्न शो नहीं करती, वो पूरे कमरे में फैल जाती है या फिर कोई पूरे बॉक्स या पूरे ऑब्जेक्ट में चली जाती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो लाइट है वो तो वेव नेचर शो कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वेव की तरह पूरे में फैल रही है। इनकी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये थी। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ नहीं दे पाए थे जिनकी वजह से इनकी ये थ्योरी सही मानी जाती। एक रीज़न तो ये था इनका ड्रॉबैक का, दूसरा ये था कि उस टाइम पे जो सर आइज़ैक न्यूटन थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और उनके मुकाबले क्रिश्चियन हिगन्स उतने पॉपुलर नहीं थे। तो इनकी थ्योरी को वैसे भी ज़्यादा पॉपुलराइजेशन नहीं मिला, सब उन्हें डिफेम ही करते गए कि नहीं तुम्हारी थ्योरी गलत है, सर न्यूटन जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये उस टाइम पे कर भी क्या सकते थे, इन्होंने जो किया सही किया। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च थोड़ी और आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने हिगन्स प्रिंसिपल जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट क्रिएट्स सेकेंडरी वेव्स। इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे चला जाता है जो आज का विषय नहीं है। आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया लाइट के वेव के बारे में। इनकी थ्योरी उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, फिर भी इन्होंने रिफ्लेक्शन उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन हाँ रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक था इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। इन्होंने ये बताया कि जब भी लाइट अपनी स्पीड चेंज करती है तो उसकी डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है, या ऐसा कहा जाए कि जब भी अपनी वो स्पीड चेंज करती है तो डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है। ऐसे अपन लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक चींटी की लाइन है, एक चींटी की लाइन अपनी सीधी जा रही है, उसमें एक चींटी बीच में घुस जाए, जो उस लाइन का पहले से हिस्सा नहीं थी, वो चींटी अगर उस लाइन में घुस जाए तो उसकी जो आगे वाली चींटी होंगी वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेंगी, लेकिन जो उस चींटी के पीछे वाली चींटी होंगी वो थोड़ा गैप लेंगी या फिर थोड़ा सा उन्हें रुकना पड़ेगा ताकि उस चींटी के लिए गैप बन पाए। वही सेम कंडीशन उन्हें यहाँ रिफ्लेक्शन के केस में लगाए कि जब भी लाइट एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो आजकल के टाइम पे कहा जाए कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब भी कोई लाइट से डेंसर मीडियम में आती है। ये इनका हिगन्स प्रिंसिपल था। और लेकिन ये कुछ टॉपिक्स अभी भी थे जो नहीं समझा पा रहे थे, जैसा कि जो न्यूटन साहब ने समझाया था शैडो फॉर्मेशन, ये नहीं समझा पाए थे। इंटरफेरेंस नहीं समझा पाए थे उतने अच्छे से, समझा भी नहीं पाए थे अच्छे से क्या। उसके बाद पोलराइजेशन, मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक उस टाइम पे था पोलराइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई वेव किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ये बताने को ही पोलराइजेशन कहा जाता है। ये भी वो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन कहा जाए उस टाइम पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि लाइट के लिए वेव प्रूफ कर दे, लेकिन आइजैक न्यूटन के सामने किसकी चलनी थी। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं थॉमस यंग। अपन को पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेना चाहिए कि थॉमस यंग से पहले क्या हो रहा था। थॉमस यंग से पहले कहा जाए तो न्यूटन साहब थे, उनकी मैकेनिक्स, न्यूटन साहब जो थे उनकी थ्योरी अभी भी चल रही थी, वो अभी भी उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन जो क्रिश्चियन हिगन्स थे उनकी थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था। मतलब कोई भी बंदा राज़ी नहीं था कि लाइट एक वेव है, सब न्यूटन सी के ऊपर चल रहे थे कि हाँ भाई जो न्यूटन्स कह रहे हैं वही सही है। फिर एक साइंटिस्ट हुए थॉमस यंग ने सोचा कि यार मुझे उन क्रिश्चियन हिगन्स की थ्योरी को और आगे लेके जाना चाहिए कि मैं और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ पे कि लाइट वेव है कि नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये माना कि हाँ लाइट वेव है, और अगर लाइट वेव है तो उसके लिए वेव नेचर शो करना चाहिए। ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि एक तालाब है, तालाब में हमने एक पत्थर डाला। अब जैसे ही हम उसमें पत्थर डालेंगे कुछ वेव्स क्रिएट होंगी। अगर वेव्स की जो डिस्टेंस है
और सिंपली कहा जाए तो अगर क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगी तो और ज़्यादा बड़ी वेव्स होगी, ट्रफ मिलेगी तो और थोड़ी कम कंपैरेटिवली छोटी वेव्स बनेंगी, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ मिली तो कैंसिल हो जाएंगी और पर्टिकुलर डिपेंड करेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी होना चाहिए। तो उन्होंने 1801 में अपना इनफेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, 2 स्लिट्स ली, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पास रख दिया एक कंटेनर में और पीछे एक इमेज फॉर्मेशन के लिए एक प्लेन शीट कर दी, जिसकी वजह से पता चलता रहे कि इमेज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। उन्होंने सोचा कि अगर लाइट रे होगी तो सिंपली वो स्लिट्स के लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से निकल जाएगी और बस सिंपल सा पैटर्न शो करके बाहर। लेकिन अगर लाइट वेव हुई तो वो सेम पैटर्न फॉलो करेगी जो वाटर वेव पानी में जब पत्थर डालते हैं तब वो वेव जो शो करती है, वही वेव नेचर वो लाइट के लिए शो करना चाहिए उस पर्टिकुलर कंटेनर में या पर्टिकुलर प्लेन में जिस पे इमेज बननी थी। तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो शॉक थे, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने देखा वो वाकई उस टाइम की हिस्ट्री बदलने के लिए काफ़ी था। उन्होंने देखा कि जो लाइट है वो रे नेचर शो नहीं कर रही, वो वेव नेचर ही शो कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रही है। जैसे कि सबसे पहले उसने जो शीट थी उस पर पहले कुछ पैटर्न्स थे वो ग्लो कर रहे थे, उसके बाद जो पैटर्न थे वो डार्क थे, फिर ग्लो फिर डार्क, फिर ग्लो फिर डार्क, मतलब साइमल्टेनियसली ग्लो डार्क का पैटर्न चल रहा था। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मान लेते हैं जो एक स्लिट से जो लाइट गुजरी है वो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर ट्रैवल करके आई है, और जो दूसरी स्लिट से जो लाइट गुजरी है वो भी सेम डिस्टेंस 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करके आई है, जिसकी वजह से क्रस्ट और क्रस्ट मिलती हैं। और हम जानते हैं कि अगर क्रस्ट और क्रस्ट मिले तो एक बिगर वेव का जन्म होता है जिसके अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर रीजन था वो ग्लो कर रहा था। इसके बाद अगर अपन दूसरा केस लेते हैं डार्क वाला, तो मान लो कि एक लाइट है, वो लाइट जो है वो स्लिट से 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करके आई है पहली स्लिट से, लेकिन जो दूसरी स्लिट है, दूसरी स्लिट में लाइट 100.5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके आई है, जिसकी वजह से पहले वाले की तो क्रस्ट मिलेगी या और दूसरे वाले की ट्रफ मिलेगी, या ऐसे समझ लो कि पहले वाले की ट्रफ मिलेगी, दूसरे वाले की क्रस्ट मिलेगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाएगी, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो पैटर्न था वो डार्क शो कर रहा था। ये और जो ये एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी ही फेमस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी था फिज़िक्स की हिस्ट्री बदलने के लिए। इसके बाद काफ़ी फेमस हुए यंग डबल स्लिट, उनके लिए काफ़ी अच्छे लेटर्स आए कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो समझ रहे थे कि नहीं लाइट वो सब फालतूगिरी है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो चुका था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें मेजर 3 कंक्लूजन्स दिए, वैसे तो कहा जाए 4। तो सबसे पहला कंक्लूज़न ये था कि जो लाइट है वह 2 लाइट मिल के एक और ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। 2 रेज़ ऑफ लाइट अगर आपस में टकराती हैं या फिर 2 वेव्स आपस में टकराती हैं तो और ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और दूसरा ये भी कि लाइट आपस में कैंसिल कर सकती हैं एक दूसरे को। तीसरा, लाइट आपस में इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर सकती हैं। और चौथा, जो सबसे मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट निकल के आया था कि लाइट वेव है, लाइट इज़ अ वेव। और ये अब टेक्निकली प्रूव हो चुका था कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, यंग और अगस्टीन हिगिंस, दोनों को मिला के भी इतनी पॉपुलर नहीं हो सका वो एक्सपेरिमेंट कि वो न्यूटन्स के जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के लिए सपोर्ट करते थे उसके लिए डिफेंड कर पाए। फिर एक और साइंटिस्ट आए
जिनका नाम था अगस्तीन जीन फ्रिजनल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहा जाए तो हिगन्स साहब ने ये बताया था, ये प्रपोज किया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था यंग का, उन्होंने उसमें ये प्रूफ कर दिया था कि हाँ भाई जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। लेकिन जो फ्रिजनल थे, इन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल फार्मूलाज दिए इसके बारे में, जो ये प्रूफ करते थे कि हाँ लाइट वेव ही है। इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन अगर हम फ्रिजनल्स की बात करेंगे तो ये थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने अभी ये सोचा कि हाँ आगे जाऊंगा मैं थोड़े और अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग अभी सही है। तो स्टे क्यूरियस, ऑल द वेरी बेस्ट।